नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार कोर्स ऑफ डिस्कोर्स में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि यह आम चुनाव मोदी के चयन के साथ विपक्ष के सशक्तिकरण का चुनाव है। यानी प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार शपथ तो ले सकते हैं, लेकिन विपक्ष 2019 चुनाव परिणाम की तुलना में अधिक ताकतवर हो सकता है। 2019 की तुलना में विपक्ष संभवतः सबसे बेहतर समीकरण, साझेदारी और संभावनाओं पर चुनाव लड़ रहा है। और यदि इसका परिणाम उनके अनुरूप ना सही, लेकिन विपक्ष के सशक्तिकरण के संदर्भ में ही सही, संतोषजनक ना रहा, तो भारतीय लोकतंत्र में एक बार फिर नेहरू युग का आरंभ 2014 से नहीं बल्कि 2024 से होगा। उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सलाहकार रहे और द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के चर्चित लेखक संजय बारू द इंडियन एक्सप्रेस में अपने हालिया आलेख में कहते हैं कि भले ही प्रधानमंत्री मोदी 370 सीटों पर जीत के साथ 2/3 बहुमत चाहते हैं, ताकि विकसित भारत बनाने के लिए जिन बड़े आर्थिक सुधारों यानी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जरूरत है वह किया जा सके। संजय बारू आर्थिक सुधारों के लिए बहुमत यानी मेजॉरिटी फॉर रिफॉर्म्स के तर्क से असहमत हैं, क्योंकि बड़े आर्थिक सुधारों के लिए अल्पमत सरकार के बाद भी नरसिम्हा राव और वाजपेयी सरकार ने साहसिक फैसले किए थे। लिहाजा उन्हें लगता है कि यह बहुमत दरअसल संविधान में आधारभूत बदलाव के लिए है। लेकिन संजय बारू का सवाल है कि क्या आरएसएस समेत भाजपा के अनेक नेता और बिजनेस लीडर्स ऐसा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की 370 सीटों के विशाल बहुमत के साथ सत्ता में वापसी हो? संजय बारू 5 तर्क रखते हैं। उन्हें लगता है कि वाजपेयी के करीबी रहे तमाम नेताओं का मोदी युग में धीरे धीरे किनारे लगते जाने के कारण भाजपा के अनेक नेता नहीं चाहेंगे कि मोदी और भी बड़े बहुमत से सरकार चलाएं और उन्हें भी किनारे लगा दें। वे उदाहरण देते हैं कि किस तरह 1972 से 1977 के दौरान बेहद ताकतवर प्रधानमंत्री इंदिरा के कार्यकाल में दूसरी पंक्ति के कांग्रेसी दिग्गज गैर महत्वपूर्ण या गौण होते गए और 400 पार के बहुमत वाली राजीव गांधी सरकार में मतदाताओं ने देखा कि उनके सांसद लीडर नहीं, अब प्लीडर यानी अनुरोधकर्ता मात्र रह गए हैं। दूसरी बात कि जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की छवि और अपील एक सीमा के बाद फीकी पड़ सकती है, तो मोदी इससे अछूते नहीं रहेंगे। लिहाजा युवा भाजपा नेताओं की पीढ़ी के लिए मोदी के बाद कौन का प्रश्न बहुत बड़ा है, क्योंकि वे जानते हैं कि मोदी शाह के हाथों शक्ति केंद्रीकरण बढ़ने से पार्टी संगठन और भविष्य के लिए नए नेतृत्व के स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया कमजोर होगी, जिससे भाजपा का वही हश्र हो सकता है जो कांग्रेस का हुआ। यहां मैं अपनी ओर से जोड़ दूं कि इंदिरा की कांग्रेस कमजोर इसलिए हुई क्योंकि उसके कद्दावर नेताओं के पार्टी छोड़ने का क्रम कभी टूटा ही नहीं। लेकिन भाजपा कमजोर हो सकती है क्योंकि कांग्रेस समेत दूसरे दलों से नेताओं की आमद बढ़ने से भाजपा के संगठन और विचारधारा पर बोझ बढ़ता जाएगा। संजय बारू का तीसरा तर्क है कि जिस तरह 2019 के बाद आरएसएस का मोदी पर प्रभाव और उनकी सरकार में आरएसएस का महत्व घटा है, ऐसे में क्या आरएसएस नहीं चाहेगा कि भाजपा और मोदी सरकार को संघ की जरूरत और संघ का महत्व बरकरार रहे? चौथी बात कि एनडीए सरकार के अनेक मौजूदा और भविष्य के सहयोगी दल जैसे चंद्रबाबू नायडू और नवीन पटनायक संभवतः यह समझते हों कि 370 सीटों की तुलना में 270 सीटों वाली मोदी सरकार उनके राज्य की जरूरतों और मांगों को लेकर कहीं अधिक संवेदनशील हो सकती है। और पांचवी बात में संजय बारू अपनी निजी बातचीत के हवाले से कहते हैं कि भारत के अधिकांश कॉरपोरेट उद्योगपति चाहते तो हैं कि मोदी सरकार केंद्र में हो, लेकिन बहुत अधिक ताकतवर मोदी सरकार को लेकर उनकी राय और आशंकाएं कई प्रकार की हैं। संजय बारू के तर्कों की अपनी वजह है और उनके तर्कों से सहमत या असहमत होने के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन क्या राजनीति में
कंट्रोल्ड डिसरप्शन यानी नियंत्रित विक्षोभ जैसी कोई चीज हो सकती है? क्या भाजपा के दूसरी पंक्ति के नेताओं से लेकर आरएसएस और कथित कॉरपोरेट जगत चुनाव का ऐसा प्रबंधन करें कि मोदी के 370 सीटों का अभियान 270-280 सीटों के सामान्य बहुमत तक ही सिमट जाए? अयोध्या इलेक्टोरल बॉन्ड, ईवीएम, वीवीपैट जैसे प्रकरणों से लेकर अब संपत्ति के पुनर्वितरण और अल्पसंख्यक आरक्षण को लेकर कांग्रेस के घोषणा पत्र या उसकी मंशा पर प्रधानमंत्री मोदी के आरोपों से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में और बिखरी हुई लगती है। इसके साथ ही यदि 2 चरणों में कम मत प्रतिशत को लेकर उपजे अनेक संदेहों और आकलनों के साथ सूरत और इंदौर में कांग्रेस उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन वापस लेने, रायबरेली अमेठी को लेकर कांग्रेस की घबराहट और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का इस्तीफा देने जैसी घटनाओं को परखें तो क्या यह केओस इंजीनियरिंग है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी राजनीति के अप्रत्याशित चरित्र को लेकर अपनी भाजपा ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों की क्षमता का भी परीक्षण कर रहे हैं? 2024 के बजट और उसके बाद यहां तक कि भाजपा के संकल्प पत्र में कांग्रेस के समान कोई लोकप्रियतावादी या लुभावनी घोषणाएं नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह मजबूती की ओर है, सवाल है कि क्या मोदी सरकार किसानों की सहायता राशि को बढ़ाकर 12,000 रुपये सालाना करने जैसी अन्य घोषणाएं नहीं कर सकती थी? कर सकती थी, किया नहीं। तो इसका क्या अर्थ है कि मोदी और शाह की भाजपा चुनाव में जानबूझकर जोखिम उठा रही है? मेरा मानना है कि चाहे कंट्रोल्ड डिसरप्शन हो या फिर केओस इंजीनियरिंग, भाजपा के लिए दोनों के जोखिम बहुत बड़े हैं और यह विपक्ष के लिए एक अवसर तैयार कर सकता है। लेकिन पहले 2 चरण के चुनाव को लेकर हमारे सामने मत प्रतिशत को लेकर जो तथ्य और प्रवृत्तियों के संकेत हैं, उसका विश्लेषण करने के लिए हमें 3 बातों को समझना होगा। पहला, 2019 आम चुनाव के परिणाम में हार जीत का अंतर। दूसरा, 2004 और 24 के चुनाव का अंतर। और तीसरा, भाजपा के जनाधार में बदलाव का प्रतिरूप। 2019 चुनाव में 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचने वाले भाजपा सांसदों की संख्या जो 2014 में 42 थी, बढ़कर 105 हो गई। भाजपा द्वारा जीती गई प्रत्येक 4 में से 3 सीटों पर उसका वोट प्रतिशत 50% से अधिक था। इसका अर्थ है कि 303 में से 224 सीटों पर उसे विपक्ष और नोटा के कुल वोटों से भी अधिक वोट मिले। 72 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा दूसरे स्थान पर रही, जहां उसकी हार औसतन 1,27,000 वोटों से हुई, जबकि 2019 में प्रति निर्वाचन क्षेत्र हार का राष्ट्रीय औसत 2 लाख से अधिक वोटों का अंतर था। यानी भाजपा की हार अन्य दलों की तुलना में कम निराशाजनक थी। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का 40 लोकसभा सीटों पर जीत का अंतर 50,000 वोटों से भी कम का था। इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला था, जबकि 6 सीटों पर बसपा, सपा और बीजू जनता दल ने भाजपा को चुनौती दी थी। 2 सीटें ऐसी थीं जिसमें बीजेपी की निकटतम प्रतिद्वंदी आरएलडी थी, आज वह बीजेपी के अलायंस में है। मेरा आकलन और अनुमान है कि भाजपा को 240 से कम सीटें तब ही आ सकती हैं यदि 2 कारक एक साथ घटित हों। पहला, मत प्रतिशत के बेस रेट में औसतन 10% की गिरावट होने के साथ दूसरा कि 10% भाजपा समर्थक मतदाता मतदान ही ना करें या 5% भाजपा समर्थक मतदाता दूसरे दल या गठबंधन को वोट दे दें। लेकिन मत प्रतिशत की गिरावट को लेकर एक पहलू और है कि क्या यह गिरावट केवल भाजपा समर्थक मतों की गिरावट है? मुझे लगता है कि यह गिरावट विपक्षी दलों या उसके गठबंधन के लिए भी हो सकती है। कैसे और क्यों? 2 कारक हैं। पहला कि 370 पार भाजपा और 400 पार एनडीए के नारे का प्रभाव कम से कम इतना तो है कि आम मतदाता मोदी सरकार की वापसी को लेकर लगभग आश्वस्त है। इससे भाजपा विरोधी मतदाताओं में भी
मतदान को लेकर अरुचि हो सकती है। दूसरी बात कि विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं का पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने से विपक्षी दलों की एकजुटता और स्थिर सरकार को लेकर संदेह पैदा होता है। इससे विपक्षी दलों के पक्ष में मतदान प्रतिशत गिर सकता है। चर्चा है कि भाजपा और आरएसएस के संगठन इस चुनाव में जमीन पर उतना सक्रिय नहीं है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या विपक्षी दल या उसके गठबंधन के कार्यकर्ता बूथ स्तर पर सक्रिय हैं? जवाब है नहीं। तो क्या विपक्ष भाजपा या मोदी सरकार के प्रति कथित नाराजगी या उदासीनता मात्र को अपनी सफलता समझ बैठा है? क्या यह 2004 मोमेंट है? विपक्ष 2024 आम चुनाव को 2004 में वाजपेयी सरकार के इंडिया शाइनिंग की हार के समान देखना चाहता है, लेकिन 2004 में हुआ सत्ता परिवर्तन अकेले बहुमत प्राप्त भाजपा नहीं बल्कि गठबंधन वाली एनडीए सरकार की रवानगी थी, जिसके प्रधानमंत्री वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 महीने की सरकारों का नेतृत्व कर चुके थे। मोदी सरकार 2014 की तुलना में बढ़े हुए मत प्रतिशत और बढ़ी हुई सीटों के साथ 2019 में वापस लौटी थी। प्रधानमंत्री मोदी भी विपक्षी गठबंधन को लेकर 1 ईयर 1 पीएम की आशंका परोस रहे हैं। लिहाजा 2024 में जनता अस्थिर सरकार की अनिश्चितता से दूर, लेकिन 2047 में विकसित भारत को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रस्ताव पर भरोसा करने या ना करने पर अपना जनादेश देगी। बात यह भी है कि 2019 आम चुनाव के बाद अधिकांश विश्लेषक इस बात पर अब एकमत हैं कि भाजपा ना तो मात्र शहरी पार्टी है, ना ही यह अगड़ों की पार्टी है। मेरा अनुमान है कि कम मत प्रतिशत के ताजा रुझान मुख्यतः शहरी घटना है और सामाजिक कल्याण की अनेक योजनाएं जिस तरह गांवों तक पहुंची हैं, भाजपा पहली बार ग्रामीण मतदाताओं के समर्थन के बूते चुनावी सफलता हासिल करेगी, जबकि विपक्षी गठबंधन को शहरी मतदाताओं का अधिक मत प्रतिशत मिल सकता है। यदि प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को विपक्ष और विकल्प की तुलना में कहीं अधिक और स्थिर मान लें, तो अनुमान यही है कि कम मत प्रतिशत के बाद भी भाजपा, जैसा कि संजय बारू भी कह रहे हैं, सामान्य बहुमत यानी 270-280 सीटें आसानी से हासिल करने में सफल हो सकती है। विपक्षी दलों की शायद सबसे बड़ी समस्या यही है कि वे स्थिर सरकार, साझा कार्यक्रम और एकजुटता को लेकर जनता में भरोसा नहीं बना सके हैं। प्रधानमंत्री मोदी बीते 10 दिनों में चुनाव प्रचार अभियान को जिस नैरेटिव पर सेट करना चाहते हैं, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और उसके तमाम नेता अपने घोषणा पत्र और बयानों का बचाव करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस और एकजुट विपक्ष की चुनावी संभावनाओं के मद्देनजर यह शुभ संकेत नहीं है। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।